नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा वीडियो मतलब कौन-सा कंपनीज़ है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं बहुत दिनों तक मतलब अराउंड 5 साल तक आईटीसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे। उसके बाद कोविड के बाद जो धमाका स्टार्ट हुआ और वो देखने का लायक थे और कंपनी लगातार इंक्रीज करता गया और इस इंक्रीजिंग के पीछे यही कारण है। मैं आपको बहुत दिनों से वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए 2020 से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ और तब से लेकर मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से लेकर मैं आपको आईटीसी के बारे में यही चर्चा करते आ रहा हूँ कि आईटीसी एक लीडिंग कंपनी है। और चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर्स हो, चाहे वो देखा जाए तो होटल बिजनेस में है, चाहे पेपर बिजनेस में, और सबसे इसका बड़ा बिजनेस है वो है तंबाकू। मतलब सिगरेट बनने में इंडिया के सबसे बड़ा कंपनीज है। तो सोचिए इतनी सारे डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस करने वाला कंपनीज को आज नहीं तो कल धमाका तो होने ही वाला था ना। और रही बात कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, इस सेगमेंट में एक भी सेगमेंट ऐसे नहीं कि जिस सेगमेंट का डिमांड मार्केट में नहीं है। आप किसी भी सेगमेंट को उठा के देख लीजिए, सिगरेट का भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके साथ-साथ देखा जाए तो एफएमसीजी प्रोडक्ट का भी डिमांड है और आईटीसी का जो होटल्स का बिज़नेस है, ये भी अच्छा खासा चला है। हाँ, कोविड के टाइम में खराब हो गया था, वो तो हर कोई होटल्स कंपनी का हालत खराब हो गए थे। उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में भी कंपनी का हाथ है और एग्रो कल्चर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो हर सेक्टर में जो-जो कंपनी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, वो सेक्टर कंपनी को एक बड़ा धमाका देने के लिए तैयार है। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 5,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो 27 के आसपास है, एक रीज़नेबल पी रेशियो में हमेशा आपको देखने को मिल जाते हैं। आरओसी, आरओई बेस लेवल में है, कंपनी का एनुअली इनकम 19,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के कोई भी डेब्ट नहीं है। सबसे ये जो बेस्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो बेस्ट पॉइंट मुझे इसी लगा कि कंपनी के हाथ में कैश भी इतना शानदार है, एनुअली इनकम भी शानदार है, आरओसी, आरओई बेस्ड है और कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी नहीं है। इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं। एल-एन-टी इतनी बड़े कंपनी होने के बाद भी उसके पास भी कोई भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है। तो आईटीसी के पास भी नहीं है, तो इसमें चिंता करने का क्या ज़रूरत है? और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जिसके होल्डिंग्स प्रोमोटर के कोई भी नहीं है। जैसे पीएससी हो गया, इस मतलब यहाँ पे भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स ना के बराबर दिखेगा। तो कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो सेल्स है, इस क्वार्टर में थोड़ा-सा कमज़ोरी देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार डाउन हुआ है और उसके बाद एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और एक्सपेंस कंट्रोल में रखने के कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ चुके हैं। तो यही सबसे प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। इनकम कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी एक्सपेंस को इतने अच्छी तरीके से कम किया जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से भी ज्यादा हो गया। तो 33% के प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी बढ़ के हो चुके 39%। और यहाँ पे जो मैसिव जर्नी हुआ ना, ये जर्नी आपको यही इसी तरीके से देखने को मिलेगा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो 33% के आसपास देखने को मिला है, वही यहाँ पे बढ़ के हो चुके कितना 39%। तो ओवरऑल कंपनी का देखिए एफएमजी सेक्टर में अगर 1% का भी ग्रोथ हुआ ना तो बहुत बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे तो करीबन 6% के आसपास ग्रोथ हुआ, तो अच्छी बात है ना। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो सालाना कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रोथ होता गया। इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है करीबन 20,000 करोड़ तक। तो कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, सीएजीआर का परसेंटेज, सब कुछ आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा घटते चले गए। तो फिर भी कंपनी इस बार 300 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और इस कर्जे के लेने के पीछे कारण कौन सा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो किस तरीके से कर्जा है। आप बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी का लीज लाइबिलिटी में ही कर्जा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कर्जा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कंपनी कर्जा नहीं लिया, कंपनी लीज लाइबिलिटी के हिसाब से ही कर्जा लिया है। और इस लीज लाइबिलिटी के हिसाब से कर्जा लिया और कंपनी का ट्रेड जो पेबल्स है अभी भी 4,600 करोड़ के आसपास पैसा पेमेंट करना बाकी है। अभी इस चीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि कंपनी का जो मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कंपनी का 18,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जिसमें कंपनी का रिसीवेबल कितना हुआ 850 करोड़ के आसपास और कंपनी का पेबल्स कितना करना पड़ा 11 1,000 करोड़ के आसपास।
तो एक अच्छी पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में। तो एक चीज़ मुझे और भी शानदार लगा, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लेके रखा और कंपनी कोई भी कर्जा पेमेंट पेमेंट छोटा-मोटा किया, 1 करोड़ का पेमेंट बाकी था, वो कर दिया, बाकी कंपनी का कोई भी पेमेंट बाकी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर वो आपको जानकारी रहे तो आपको और भी आसानी होगा कंपनी के ऊपर काम करने के लिए। देखिए लास्ट कुछ मंथ से कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया जा रहा है। सेल ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी लगातार भागते जा रहा है, फोमो बाइंग होता जा रहा था। तो मैं आपको ये भी बताया था कि कभी ना कभी करेक्शन होगा और मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ किया जा रहा है, वो ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा। और यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न में वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ था और इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक धमाका हुआ, फिर से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फोमो बाइंग में एंट्री मत लेना। एंट्री आपको कब लेना है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर फिर से अपट्रेंड दिखे तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँगा। और एंट्री मैं कब लूँगा? इस रेंज को ब्रेकआउट करना चाहिए क्योंकि ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुके हैं। तो इस रेंज को मैं एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ और भी आपको आसानी होगा। देखिए, इस रेंज को टच करने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं, तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा एक बड़ा टारगेट के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, जब एंट्री बनेगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो एक पॉपुलर कंपनी है, करीबन 11,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 40 के आसपास है। आरओसी आरओई तो बेस लेवल में है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 के आसपास देखने को मिला। अभी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर है। कंपनी का डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 24 के आसपास है। तो कंपनीज के दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी जीरो डेप, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड और कंपनी के हाथ में इनकम भी अच्छा है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी खराब हो गया। और सेंट्रल डिपॉजिटरी पर सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो दोनों ही डिपॉजिटरी फर्म है, एक एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। तो सीडीएसएल और सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही अलग-अलग कंपनीज है। तो दोनों कंपनी में अभी देखा जाए तो सीडीएसएल ही सॉरी सीडीएसएल होगा, एसडीएल कर दिया। सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों अलग-अलग कंपनी है। तो सीडीएसएल के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है तो इसलिए लोग इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनएसडीएल अभी तक लिस्टिंग नहीं हो पाए, सेबी के पास फाइलिंग जमा भी किया था, मगर कुछ रिपोर्ट मतलब गलत पब्लिश कर मतलब गलत जमा कर दिया तो इसलिए सेबी ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अभी तक कोई भी आईपीओ आने का कोई भी चांसेस नहीं है। जब आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी का हर क्वार्टर में आपको सेल्स इंक्रीज़ दिखेगा। 140 करोड़ से बढ़ के हो चुकी है 150 करोड़। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किए और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। कंपनी का नेट प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ने के पीछे कारण है, कंपनी की इस बार एक्स्ट्रा और अदर्स इनकम भी मिला है। तो कंपनी अभी छोटा है, तो बड़ा होने का कैपेबिलिटी हाई है। अभी कंपनी 11,700 करोड़ के आसपास है। मैं इस कंपनी का टारगेट लेके चल रहा हूँ 50,000 करोड़। क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल जिस तरीके से है और कंपनी का बिजनेस जिस लेवल में है, वो इजीली मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब 50,000 करोड़ पहुंचेगा तो सोचिए कंपनी आपको 5 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ और शॉर्ट टर्म में भी कभी मौका मिले तो मैं जरूर एंट्री लेता हूँ और कहाँ कहाँ पे भी मौका मिला था मैं आपके साथ जरूर शेयर किया हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कहाँ पे मैंने आपको एंटी लेवल्स बना था, मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। क्योंकि देखिए मेरा जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है और मैं कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से ट्रेड लीजिए। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से लीजिए। क्योंकि मैं टिप्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे पाऊँ। आपको काम करना है तो करिए, अगर आपको सीखना है तो सीखिए। तो देखिए कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली रिजर्व का ग्रोथ हुआ और इस बार कंपनी का हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला और इसी के चलते कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ चुके हैं। तो कंपनी ने इस बार सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में 174 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा और इस पैसे से फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में कंपनी को आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो लगातार बाइंग होता जा रहा है। लास्ट कुछ मंथ से मतलब फरवरी से देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ में कंटिन्यूअसली बाइंग होता गया। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर सेल भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली बाइंग होता गया है।
और सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो सीडीएसएल की एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि सीडीएसएल के जो परफॉर्मेंस है, मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स में यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना था, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल्स बना था। आपको मैं ज़ूम करके भी दिखा दूँ, तो आप देखेंगे, देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना और यहाँ पे 22% का बाइंग ट्रेंड बना था। तो एंटी लेवल एक्चुअली कहाँ पे हुआ? एंटी लेवल आपको एक्चुअली देखा जाए तो आप सोच रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे एंटी लेवल हुआ था? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं ज़ूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एंटी लेवल नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एंटी लेवल नहीं लिया और मैंने एंटी कहाँ पे लिया? मैंने आपको बताया था, मैंने एंटी यहाँ पे लिया। उसके बाद नीचे गिरा, मैं 10% फिर से प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ पे मैंने फिर से एवरेज किया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया और बाकी जो मेरे पहले एंट्री था वो मेरा होल्ड है, अभी भी होल्ड है। और आप कहेंगे सर आपका तो टारगेट होने से पहले ही शेयर शेयर में करेक्शन हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि जब भी बाई करूँ और रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी करेक्शन होता है, उसी रेंज में आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरे एंटी लेवल से अभी तक कितने दिन हुआ, एंटी लेवल से करंट प्राइस तक दिखा दूं तो करीबन 200 दिन होगा। तो अगर एक साल में भी मुझे 22% का रिटर्न मिले तो कोई बात नहीं, पहले तो मैं 10% ऑलमोस्ट टारगेट लेकर बैठा हुआ हूँ, फिर से मुझे 22% का रिटर्न मिलने के लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आप समझदार है, आप काम करिए, अगर फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले तो आपको फिर से मैं री एंटी लेवल्स बनेगा, तो ऑब्वियसली आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे एंटी नहीं लेता, अगर मेरा एंटी मिस हो जाता तो यहाँ पे करेक्शन होकर इस लेवल में आता तो मैं एंटी लेता, क्योंकि टारगेट नहीं हुआ तो मैं फिर से एंटी लेता। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ। आप सभी जानते हैं एसआरएफ के बारे में। तो एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है। आज इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्यों है? क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसका मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कम हो चुके हैं। तो डिमांड घटने के कारण मार्केट में जो सेल्स है, कंपनी ने क्या किया, सेल्स भी कम कर पाए और रॉ मटेरियल्स कॉस्ट भी बढ़ जाने के कारण कंपनी ने क्या किया, नया प्रोडक्शन कम कर दिया और इसी के चलते कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे दिखा दूँ, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जो 3,800 करोड़ का सेल्स हुआ था पिछले सालों में, जो इस बार घट के हो चुके 3,300 करोड़। इसका मतलब सेल्स कम होने के पीछे यही कारण है, यही वजह है जो मैंने आपको अभी बताया। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए, मगर कंपनी कंट्रोल करने के बाद भी नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले सालों में करीबन 1,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो घट के इस बार हो चुके हैं करीबन 700 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो 300 करोड़ आपको शायद 300 रुपये लग रहा होगा, 300 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरीके से प्रॉफिट डाउन होने के पीछे यही वजह है कि जिसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। कोई बात नहीं, ऐसे प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा। आज नेट प्रॉफिट में करेक्शन हुआ है, आज नहीं तो कल फिर से वो खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से नजरिया पहले भी देखने को मिला था। तो उस तरीके से कंपनी फिर से रिकवरी करेगा, क्योंकि पूरे का पूरा सेक्टर का ही आज प्रेशर है, सेक्टर का ही आज करेक्शन है, जिस बेसिस में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज अच्छा लगा, कंपनी फिक्स एसेट इस बार हाईएस्ट परचेज किया। जिस टाइम कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, उसके बाद भी कंपनी ने फिक्स एसेट को अच्छी तरीके से परचेज किया। जब फिक्स एसेट ज्यादा परचेज करेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ेगा, फिक्स एसेट बढ़ने के बाद कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हाथ में अगर पैसा ज्यादा हो, हाथ में अगर एसेट ज्यादा हो, तो कुछ भी काम करने के लिए कंपनी स्टेबल होगा। तो रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार कर्जा भी लिया था, मतलब ले लिया 1400 करोड़ के आसपास, और उसको रीपेमेंट कितना किया, 750 करोड़ के आसपास। तो आप ओवरऑल बात करो कंपनी में यहाँ पे कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एज ए प्रोमोटर एफ के पास कुछ इस तरीके से होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स, एफ के पास भी होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे कारण भी तो है। कंपनी एवरेज एवरेज आपको 40% के ऊपर रिटर्न दिया है। जब कोई कंपनी 40% के ऊपर आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है तो उस कंपनी में कोई ना कोई खासियत तो बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल करने के बाद बाइंग करना स्टार्ट किए है। तो बाइंग किया स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कुछ कंटिन्यूसली बाइंग का एक ट्रेड बना था, एक रेंज ट्रेड यहाँ पे बना था। मैं आपको बहुत बार इस डेटा को शेयर कर चुका हूँ कि कंपनी एक बार नहीं, दो तीन चार पाँच छः छः बार को रेंज ट्रेडिंग किया। रेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे रेंज में आते हैं, जो ही रेंज में पहले भी आया था, और उसके बाद हायर लेवल तक जाते हैं। तो ये जो रेंज ट्रेडिंग बना है, फिर से देखिए एक रेंज ट्रेडिंग बना, जब यहाँ पे आया था मैंने आपको मेंशन भी किया, मैंने इस लेवल में एंट्री भी लिया हूँ
और मैंने आपको वीडियो बना के ये भी बताया था कि इस लेवल में एंट्री शानदार तरीके से बना है और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट एक्चुअली यहाँ तक रहेगा। और करंट जो मतलब इस एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक मार्किंग कर दूँ तो ऑलमोस्ट 19 टू 20% का गेन मुझे मिल सकता है। तो सोचिए जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है मेरे हिसाब से 3 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी 20% का गेन यहाँ पे दे देंगे। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया तो जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो कंपनी अनाउंसमेंट क्या करने वाला है, हर 15 शेयर 15:100 का बोनस देने वाला है। हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो अभी तक डेट फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जब डेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए और मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।